Hello dear students, today in this video we are going to learn about wave optics. As we had already studied ray optics in our previous video, here we'll be learning wave optics. So what do we mean by wave optics? According to Newton, according to Newton, light propagates in a straight line. Newton's light propagates in a straight line. And for this, he had given the laws also, straight lines. He has given the laws of reflection and refraction. But there was a scientist named Christian Huygens. Christian Huygens. According to him, light propagates as water propagates. Light propagates as water propagates. मतलब ये है कि जहाँ कहीं पर भी पानी को जगह मिलती है, पानी उस तरीके से अपना ट्रेवल करता है। तो न्यूटन ने बोला कि अगर मान लीजिए कोई एक कैंडल जल रही है और इस कैंडल में एक फ्लेम है, अगर इसके सामने हम एक कार्डबोर्ड रख दें और इस कार्डबोर्ड में अगर हमने एक होल कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारी लाइट है वो लाइट हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। अगर हम इसको क्लोज कर देंगे विद अनदर कार्डबोर्ड, तो क्या होगा? लाइट हमें दिखाई नहीं दी होगी। तो दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड न्यूटन्स लॉ। बट हाइजेंस ने क्या बोला? सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ पर राइज करता है? ईस्ट। और सपोज मान लीजिए किसी का घर है और उस घर का फेस आपका वेस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन। इन दैट केस ऑल्सो द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दैट मीन्स इस पूरे घर में क्या होना चाहिए था? अंधेरा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमारे रूम्स बने हुए होंगे, इन सारे के सारे रूम्स में हमें लाइट जाती हुई मिलेगी। मतलब यहाँ से अगर लाइट एंटर करेगी तो यहाँ पर भी लाइट जाएगी, यहाँ पर भी लाइट जाएगी, यहाँ पर भी लाइट जाएगी। हर जगह पर विल फाइंड अ लाइट इन ईच एंड एवरी रूम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी आपकी लाइट आई, वो लाइट बेसिकली जैसे वाटर है कि वाटर को जहाँ कहीं पर भी जगह मिलेगी वाटर हमारा प्रोपोगेट करता हुआ जाएगा। इन द सेम वे जो भी हमारी लाइट होगी वो लाइट भी हमारी इसी तरीके से प्रोपोगेट करती हुई जाती है। So this proves कि yes, Huygens was also correct and Newton is also correct. So according to Huygens, light propagates as water propagates. And we know that any visible light is an electromagnetic wave. कैसी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा ये समझ में आ रहा था कि जो भी हमारी लाइट है, अगर मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, है कि नहीं? ये हमारी किसकी कहानी है? ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी है। एंड वी नो दैट एवरी विजिबल लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम यहाँ पर जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उस कंपोनेंट को ना कंसिडर करते हुए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो भी हमारी लाइट होगी वो साइनसोइडली ट्रेवल कर रही होगी। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि लाइट के पास दोनों नेचर है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर एंड अकॉर्डिंग टू हाइजेंस इट इज हैविंग वेव नेचर। सो लेट्स सी इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी किस तरीके से दी। तो हाइजेंस ने जो सबसे पहली बात बोली लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में यही बोला कि लाइट जो है वो हमारी वेव के अकॉर्डिंग ट्रेवल करती है। तो कैसे ट्रेवल करेगी? तो यहाँ पर उन्होंने एक टर्म डिफाइन की जिसको हमने बोला वेव फ्रंट।
तो वेव फ्रंट क्या है कि मान लीजिए अगर कहीं पर भी एक पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स से जो भी हमारी लाइट होगी वो लाइट हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है। इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन दी लाइट ट्रेवल्स। और अगर हर डायरेक्शन में हमारी लाइट ट्रेवल कर रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनेगी। क्या बनेगी? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है कि ये जो इतने भी ये सर्कल्स बने हुए हैं यहाँ पर, ऑल दीज सर्कल्स आर वेव फ्रंट। मतलब ये जो भी ब्लू एनवलप्स हैं, दीज एनवलप्स आर कॉल्ड वेव फ्रंट। एंड द पिंक डॉट्स, हर एक वेव फ्रंट के पास होगी वेवलेट्स। ये जो पिंक डॉट्स जो बने हुए हैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज वेवलेट्स। ये सारे के सारे वेवलेट्स जो हैं, ये वेवलेट्स अपनी अपनी, ये जितने भी डॉट्स बने हुए हैं, ये वेवलेट्स अपनी अपनी वेव फ्रंट्स बनाएंगे और उन्हीं की वजह से हमें एक और वेव फ्रंट मिलती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें मिलते चले जाएंगे। मतलब अगर कहीं पर भी हमारे पास पॉइंट सोर्स होगी तो वहाँ पर जो भी हमारी वेव फ्रंट होगी वो वेव फ्रंट हमारी कैसी होगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। अगर मान लीजिए कहीं पर भी हमारे पास एक लीनियर सोर्स होगी, लीनियर सोर्स लाइक हमारी ट्यूबलाइट, और अगर मैंने उस ट्यूबलाइट को लाइट किया, तो लाइट करने की वजह से यहाँ पर जो हमें वेव फ्रंट मिलेगी, दोज वेव फ्रंट्स विल बी सिलिंड्रिकल इन नेचर। कैसी होंगी? सिलिंड्रिकल। और ये जो भी वेव फ्रंट्स होंगी, इन वेव फ्रंट्स के पास क्या होंगे? इनके पास ढेर सारे पॉइंट्स होंगे। जो पॉइंट्स कैसे किससे डिनोट हो रहे हैं? पिंक डॉट से वो पॉइंट्स हमारे डिनोट हो रहे हैं। और उन्हीं पिंक डॉट्स को हम क्या बोल देंगे? उन्हीं पिंक डॉट्स को हम बोल देंगे वेवलेट्स। और ये वेवलेट्स अपनी अपनी क्या बनाएंगे? वेव्स बनाएंगे। और अपनी अपनी जब वेव्स बनाएंगे तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एनवलप मिलेगा, और वही एनवलप हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। मतलब ये अगर हमारी सबसे पहली वेव फ्रंट है, तो इसके बाद जो भी ये वेवलेट्स बनी, ये वेवलेट्स आगे की तरफ ट्रेवल करेंगी। और ये जो भी वेवलेट्स आगे की तरफ ट्रेवल करेंगी, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम उसको स्टॉप कर देंगे तो हमें फिर से एक सिलिंड्रिकल सेक्शन मिलेगा। इसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर से हमें एक सिलिंड्रिकल सेक्शन मिलेगा। तो ऑल दीज आर वेव फ्रंट्स। तो इस पहली वाली वेव फ्रंट को हम बोल देंगे प्राइमरी। तो इसके लिए ये सेकेंडरी वेव है और इसके लिए ये सेकेंडरी वेव है। मतलब थर्ड वाली के लिए सेकेंड वाली जो होगी वो हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट होगी। कैसी वेव फ्रंट? प्राइमरी वेव फ्रंट। सेकेंड वाली फर्स्ट वाले के लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी। मतलब फर्स्ट वाली प्राइमरी वेव फ्रंट, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर वो सेकेंडरी वाली विल बी ट्रीटेड एज प्राइमरी वेव फ्रंट, और वो थर्ड वाली के लिए हमारी थर्ड वाली जो बनकर आएगी वो उसकी सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी। अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई भी सोर्स है, इफ सोर्स इज केप्ट एट इंफिनिटी, सोर्स इज केप्ट एट इंफिनिटी, तो ऑब्वियस सी बात है इन दैट केस जो हमें वेव फ्रंट मिलेगी, जो वेव फ्रंट मिल रही होगी दैट विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट। जैसे सन की लाइट है, तो सन की लाइट हमारी खिड़की से एंटर कर रही होती है। जब खिड़की से एंटर कर रही होती है तो वो बिल्कुल प्लेन की फॉर्म में आ रही होती है हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो प्लेन्स हैं, दीज प्लेन्स विल बी दी वेव फ्रंट इन केस ऑफ सोर्सेज व्हेन दे आर कैप्ट एट इन्फिनिटी। अगर हमने इनको कहाँ पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर अगर हमने इनको प्लेस किया है तो हाइजेंस ने इसी थ्योरी को अपना एक प्रिंसिपल बनाया और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको उन्होंने क्या बोला? हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। व्हाट ही सेड, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ये जो भी हमारी वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट विल एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। मतलब ये एक दूसरे को ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। और जो भी हमारी नई वेव फ्रंट मिलेगी किसी भी एक लेटर टाइम के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे? बाई टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम, वो हमारी न्यू वेव फ्रंट हो जाएगी। मतलब इसके लिए जो भी हमारी न्यू वेव फ्रंट होगी वो ये न्यू वेव फ्रंट हो जाएगी। फिर हम इनकी ट्रैवलिंग देखेंगे, ट्रैवलिंग देखने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद ये हमारी एक और वेव फ्रंट हो जाएगी। तो ये हमारा एक पॉइंट सोर्स था और इस पॉइंट सोर्स से हमारी ये लाइट ट्रेवल कर रही थी। और ये जो भी हमारी लाइट ट्रेवल कर रही थी, ये लाइट के जितने भी वेवलेट्स हैं वो वेवलेट्स किसकी तरह एक्ट करेंगे? फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। मतलब जैसे अभी दिवाली का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है आप देखते होंगे छोटे 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 जो बल्ब्स हैं वो हर एक वेव फ्रंट के ऊपर आपको इसी तरीके के छोटे छोटे बल्ब्स दिखाई देंगे। और ये जो भी आपके बल्ब्स होंगे, ये बल्ब्स का आपको क्या मिलेगा? आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा और किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको एक और वेव फ्रंट बनी हुई मिलेगी एंड दैट वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी को हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल देंगे। दिस इज द हाइजेंस प्रिंसिपल कि उन्होंने क्या बोला? ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट will act as a fresh source of new disturbance, and the new wave front at any later time is obtained by taking the forward envelope। आगे की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन नहीं लेंगे हम, हमेशा कौन सी डायरेक्शन लेंगे?
आगे की डायरेक्शन में जब हम चेक करेंगे तो वहाँ पर हमें एक एनवेलप मिलेगा, किनका, जो भी हमारी सेकेंडरी वेवलेट आएंगी, मतलब प्राइमरी से जो भी नई वेवलेट्स हमारी बन रही होंगी एट दैट टाइम, वो हमारी एक न्यू वेव फ्रंट कहलाएगी। तो इस थ्योरी को के बाद न्यूटन ने बोला कि आई हैव गिवन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या आपकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं? तो उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक प्लेन वेव फ्रंट ली, मतलब कहीं से ये एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही थी ट्रेवल होती हुई, और ऑब्वियस सी बात है ही केप्ट इट एट अ सर्टेन एंगल, और ये एंगल पर आने के बाद ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब ये वेव फ्रंट, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, कैसी वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, जब ये प्लेन वेव फ्रंट आकर के स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले ए पर स्ट्राइकिंग होगी, और ये बी वाली फिर बाद में सी पर स्ट्राइक करेगी। जब ये ए पर स्ट्राइक हुई पहले, तो ए से डी ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा होगा, बिकॉज मीडियम इज सेम, मीडियम आपका एयर है, मीडियम इज एयर, तो ए से डी ट्रेवल होने में जितना टाइम लगा होगा, मतलब यहाँ पर जो भी आपकी वेवलेट होगी उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा होगा, उतना ही टाइम बी से सी तक पहुँचने में लगा होगा। और ये जो ई वाली जो आपकी वेवलेट थी, इसको ई से एफ और एफ से आपका जी तक ट्रेवल करने में एक टाइम लगा होगा। सो इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, t will be taken by the t be the time taken by the light to go from b to c or a to d, a to d और e to g तक थ्रू f के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम फाइंड करने की कोशिश करूँ कि जो भी हमारा टी टाइम लगा वो टी टाइम कितना लगा, और मैंने यहाँ पर ई वाली वेव फ्रंट को लिया, वेवलेट को लिया, तो ई एफ बाई सी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस एफ जी बाई सी, दोनों को ऐड कर दिया तो ये मेरा टोटल टाइम आ गया। अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये हमने एक नॉर्मल बनाया, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो दिस एंगल विल बी आर, और अगर ये एंगल आर होगा तो ये हमारी क्या है, ऑल दीज आर रेज, और रेज हमेशा वेव फ्रंट के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर हुआ करती हैं। मतलब देखो यहाँ पर जो हमने पीछे वाला केस देखा था, दीज आर रेज, जो भी ये रेड लाइन से दिखाई गई हैं, दीज आर रेज एंड रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ये देखो यहाँ पर हर जगह पर आपको जो रेज दिखाई दे रही हैं वो रेज आपकी वेव फ्रंट के क्या है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है। जब ये आपको परपेंडिकुलर दिख रही है तो यहाँ पर हमने उन्हीं रेज को देखा, तो यहाँ पर ये जब स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद एक एंगल आर मिलेगा। ये देखो ये यहाँ पर आपका 90 डिग्री एंगल है, और अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये वाला जो एंगल मिलेगा आपको, दिस एंगल विल बी 90 माइनस आर, और अगर ये एंगल 90 माइनस आर होगा तो ये एंगल भी आपको आर मिलेगा। इन द सेम वे दिस एंगल इज आई, तो ये एंगल आपका 90 माइनस आई, तो ये एंगल आपको आई मिलेगा। जब ये एंगल आपको आई मिला तो हमने ये टाइम का एक्सप्रेशन लिखा, और टाइम का एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब हमने इसको ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ई एफ, ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए एफ साइन आई, बिकॉज साइन आई को हम क्या लिख पाएंगे, साइन आई विल बी इक्वल टू ई एफ, सॉरी, साइन आई विल बी इक्वल टू, हाँ, ई एफ अपॉन ए एफ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ई एफ विल बी इक्वल टू ए एफ इंटू साइन आई, ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इन द सेम वे ए एफ साइन आई, और यहाँ पर एफ सी साइन आर मिलेगा, बिकॉज दिस एंगल इज आर। तो यहाँ पर अगर मुझे एफ जी को एफ सी के टर्म्स में लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो एफ सी इंटू साइन आर लिख रहे होंगे हम लोग। अब यहाँ पर इस एफ सी साइन आर को, इसको हम एक और टर्म के थ्रू लिख सकते हैं कि अगर एफ सी साइन आर, यही है हमारे पास एक्सप्रेशन, तो दिस इज एफ सी और ये हमारा साइन आर, तो एफ सी को क्या हम लोग ए सी माइनस ए एफ लिख सकते हैं, तो ए सी माइनस ए एफ साइन आर, तो हमने वही काम किया। तो यहाँ पर देखो ए सी साइन आर, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ए सी साइन आर, एक ये ए एफ वाली टर्म ये है और एक ए एफ वाली टर्म ये है, ए सी साइन आर प्लस ए एफ
और ये कितना हो जाएगा, साइन आई माइनस साइन आर अपॉन नीचे तो सी आएगा, यही एक्सप्रेशन मिलेगा हमें। मतलब एफ सी साइन आर को हमने रिप्लेस करके क्या लिख दिया, ए सी माइनस ए एफ साइन आर। तो एक बात बताइएगा, जो भी हमारा टाइम फैक्टर है, ये टाइम फैक्टर तो ए एफ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हो रहा है वो ई एफ और एफ जी ट्रेवल हो रहा है, तो ए एफ तो टर्म आनी ही नहीं चाहिए। और ए एफ टर्म कैसे नहीं आएगी, जब हमारे पास साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। और अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए तो आई विल बी इक्वल टू आर, हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। और एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर तभी होते हैं जब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हाइजेंस ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। इन द सेम वे इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी सॉल्व करने की कोशिश की। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में इन्होंने क्या बोला कि भैया जो भी लाइट आएगी, एक दूसरा मीडियम यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी c होगी, क्योंकि मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। तो इन्होंने फिर से वही प्लेन वेव फ्रंट लिया, और ये प्लेन वेव फ्रंट लेने के बाद ये स्ट्राइक करेगी इंटरफेस पर, तो ये बेंडिंग देखने को मिलेगी हमें। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर अप्लाई की, फिर से वही टाइम में लिया। तो टी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन अपॉन सी, ई एफ अपॉन सी, बिकॉज रेयरर मीडियम में है तो ई एफ अपॉन सी, प्लस दूसरा इन्होंने क्या लिया, एफ जी अपॉन वी। इसको इन्होंने क्या लिख दिया, ए एफ साइन आई। बिल्कुल वही सेम काम, ये एंगल हमारा आई है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, तो फिर से ये हमें आई मिलेगा। इन द सेम वे अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल मुझे 90 माइनस आर मिलेगा, और ये एंगल मुझे आर देखने को मिलेगा। तो ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ साइन आई, ए एफ साइन आई। और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ सी साइन आर। तो यहाँ पर हम एफ सी को चेंज क्या कर सकते हैं, एफ सी को हम लिख सकते हैं, एफ सी विल बी इक्वल टू ए सी माइनस ए एफ। तो वही एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस किया। तो इसने यहाँ पर ए एफ को कॉमन ले लिया, तो साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन वी। अब ये ए एफ के ऊपर तो डिपेंड करना नहीं चाहिए, ए एफ के ऊपर अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, साइन आई अपॉन सी दिस मस्ट बी इक्वल टू साइन आर अपॉन वी होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या मिल गया आपको, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू सी बाई वी। और ये किसके बराबर है आपका, यही आपका म्यू के बराबर है। and this mu is basically the relative refractive index। और ऐसा ही हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि भैया जो भी हमारी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें स्नेल्स लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी तो ये एक प्लेन में सारी की सारी लाइट्स हमारी लाई कर ही रही हैं, नॉर्मल वगैरह सब हमारा एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही हाइजेंस ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिए। अब प्रूव करने के बाद कुछ नई थ्योरीज आई, और जिसमें जो सबसे पहली थ्योरी है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यही हमारी फर्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स में, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस, it is the phenomenon of one wave interfering with another, and the resulting redistribution of energy in the space around the two sources of disturbance is called interference of light। interference means, आप सीधे सीधे वर्ड्स में याद रखिए, सुपरपोजिशन करना है अपने को, क्या करना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कैसे होगा सुपरपोजिशन, देखो भैया दो वेव्स हैं, और दोनों वेव्स अगर हमारे पास हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर जो भी हमारी सोर्सेज होनी चाहिए वो सोर्सेज कोहरेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कोहरेंट सोर्सेज। एंड व्हाट डू वी मीन बाय कोहरेंट सोर्सेज, कोहरेंट सोर्सेज का मतलब है दो सोर्सेज विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कैसा फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ऐसी सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। तो सर ऐसी सोर्सेज डेवलप कैसे होंगी, तो सबसे पहला तरीका है कि मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट सोर्स है, और इस पॉइंट सोर्स से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो स्लिट्स बना दी। एक स्लिट है हमारे पास, दिस इज S1, और दूसरी स्लिट है हमारे पास S2। तो जो भी लाइट आएगी वो लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो एक लाइट हमें यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इसी के बराबर होगी और वेवलेंथ भी इसी के बराबर होगी। सेम उसी तरीके से एक लाइट यहाँ से ट्रेवल होती हुई आएगी।
तो ये जो दोनों लाइट्स होंगी, इन दोनों लाइट्स के पास सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। और फेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? कि भैया ये वाली लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल किया और ये वाली लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें फेज डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये जो भी लाइट है ये लाइट इसी तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ये वाली वेव हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये वाली वेव सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में हमें कितने का फेज डिफरेंस मिल जाएगा? पाई का फेज डिफरेंस मिल जाएगा। कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा। जो भी हमारी लाइट होगी वो कॉन्स्टेंटली ट्रेवल कर रही होगी। तो एक तो स्लिट मेथड से हमें कोहेरेंट सोर्सेज मिल सकती हैं। दूसरा है लॉयड्स मिरर। लॉयड्स मिरर क्या करते हैं भैया कि हम यहाँ पर एक सोर्स को लेते हैं और इस सोर्स के पास हम इंक्लाइंड फॉर्म में दो मिरर्स प्लेस कर देते हैं। तो जो भी लाइट स्ट्राइक करेगी वो ऐसे ही जाएगी, यहाँ पर जो भी लाइट स्ट्राइक करेगी वो ऐसे ही जाएगी। तो ये दोनों जो लाइट सोर्स आई हैं इनकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी और फेज डिफरेंस भी हमें कांस्टेंट मिलेगा। ये दूसरा मेथड हो गया कोहेरेंट सोर्सेज को डेवलप करने का। तीसरा मेथड क्या होगा कि फ्रेजनल प्रिज्म ले लिया हमने, एक प्रिज्म जिसके जिसके पास दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से जो भी लाइट स्ट्राइक करेगी वो हमें अलग अलग तरीके की सोर्सेज हमें प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेजनल प्रिज्म के थ्रू भी हम लोगों को कोहेरेंट सोर्सेज मिल सकती हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पर दो लाइट्स हैं, दो वेव्स हैं अलग अलग। मान लीजिए ये हमारे पास एक E1 वेव है जो कि फर्स्ट वेव हमने मान ली, सेकंड वेव हमने क्या मान ली? सेकंड वेव हमने E2 मान ली। तो जो भी फर्स्ट वेव है और जो ये सेकंड वेव है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो हमें E1 प्लस E2 मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको कैसा इंटरफेरेंस देखने को मिला? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला कि ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल आउट नहीं कर रही। लेकिन अगर मान लीजिए एक वेव हमारी ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है, मतलब E1 ये है हमारे पास और E2 हमारे पास ये है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जो वेक्टर है, वेक्टर सम अगर हम करेंगे तो इनका वेक्टर सम क्या होगा? E1 माइनस E2 होगा। तो इसकी वजह से हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। कैसा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो इनकी वजह से होगा क्या? जब कभी भी मान लीजिए ये दो सोर्सेज थे, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट वेव फ्रंट और ये हमें अगर मान लो सेकंड वेव फ्रंट प्रोवाइड कराई जा रही है, ये दोनों की जो वेव्स आ रही हैं ये एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी, मतलब सुपरपोज करेंगी एक दूसरे को, एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी। तो कोइंसाइड करने की वजह से अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक स्क्रीन प्लेस करूँगा तो कहीं पर आप देखेंगे तो मैक्सिमा मैक्सिमा स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो वहाँ पर मुझे कैसी फ्रिंज मिल रही होगी? फ्रिंज मतलब एक स्पॉट मिल रहा होगा यहाँ पर, और वो स्पॉट हमें कैसा मिलेगा? ब्राइट स्पॉट मिलेगा। जहाँ कहीं पर भी ये देखो डार्क और सॉरी मिनिमम वाली और मैक्सिमम वाली, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर मुझे मिलेगी, तो वहाँ पर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो वहाँ पर जो भी आपकी लाइट होगी उस लाइट की एनर्जी कम होगी, मतलब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, मतलब डार्क बैंड देखने को मिलेगा। तो जहाँ कहीं पर भी दोनों के ट्रफ एक साथ स्ट्राइक कर रहे होंगे, ट्रफ मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में जो भी चीज़ बनती है पॉजिटिव साइड में, अगर दोनों वेव्स के ट्रफ अगर एक साथ स्ट्राइक कर रहे होंगे तो वहाँ पर मुझे मिलेगा ब्राइट बैंड। और जहाँ कहीं पर भी क्रेस्ट और ट्रफ स्ट्राइक कर रहे होंगे वहाँ पर मुझे मिलेगा डार्क बैंड। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब यहीं पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर दो वेव्स हैं, एक हमने मान ली E1 है जिसको हमने मान लिया A साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव मान ली हमने B साइन ओमेगा टी प्लस वाई। तो ऑब्वियस सी बात देखिए यहाँ पर हमने ओमेगा सेम रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, और यहाँ पर वेवलेंथ भी सेम होगी, और सिंपल सी बात इनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है। तो अगर मैं इन दोनों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू ऐड करने की कोशिश करूँ तो कैसे ऐड करेंगे? देखो E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया एक साथ, और ऐड करने के बाद हमने क्या काम किया, यहाँ पर a प्लस बी कॉस थीटा, जब इसको हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक a प्लस बी कॉस थीटा वाली टर्म मिल रही है मुझे। जब आप इसको ओपन करेंगे, और ओपन किससे करेंगे? साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। जब आप इससे ओपन करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ई विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमने क्या काम किया, हमने इसको ए प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? ए कॉस थीटा।
और बी साइन फाई को हमने क्या लिख दिया, ए साइन थीटा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर a प्लस बी कॉस फाई और यहाँ पर b साइन फाई, इनको हमने a कॉस थीटा और a साइन थीटा मान लिया। तो जब हमने इसको इस तरीके से अज्यूम किया तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, e विल बी इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस दूसरा हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, a मतलब स्मॉल कैपिटल ए, और इसको हम क्या लिख देंगे, a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो ये देखो फिर से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, और वो एक्सप्रेशन क्या मिल गया, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो ये हमें ई इज इक्वल टू जो इक्वेशन मिल जाएगी, जो नई वेव हमें मिलेगी, वो मिल जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी के अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। ये कैसे मिला हमें, देखो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमने अज्यूम की थी, यानी कि ए प्लस बी कॉस फाइव दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और अगर हम दूसरे की बात करें तो b साइन फाइव इज इक्वल टू a साइन थीटा। ऐसे ही दो एक्सप्रेशन हैं हमारे पास, अगर हम स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए बी कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा ही देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। ये हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। इसकी अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर फॉर्म से आपको डायरेक्शन निकालना बहुत अच्छे से आता है, और वो कितनी हो जाएगी, बी साइन फाइव अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल गया। अब मैक्सिमम जो मिला हमें, वो हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम हमें कितने एंगल पर मिलेगा और मिनिमम कितने एंगल पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आया, दैट इज ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। अब यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हुआ करती है। ठीक, तो अब हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करनी है, मतलब कहाँ पर वो दोनों की ट्रफ्स कोइंसाइड करेंगी और कहाँ पर दोनों क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड करेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी हमारे पास ये यहाँ पर आई आया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी हमें। देखो भैया, मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूँ, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब मिलेगा या इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, कॉस फाई की वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू वन हो जानी चाहिए। और कॉस फाई की वैल्यू वन का मतलब फाई जो होना चाहिए वो टू एन पाई के अकॉर्डिंग वेरी करना चाहिए। मतलब अगर फेज डिफरेंस हमारे पास टू एन पाई का होगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला। ठीक, अब यही जो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिला, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस डेल्टा दिस विल बी इक्वल टू, जो भी हमारा पाथ डिफरेंस होगा इसका फॉर्मूला होगा लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फाइव। लैम्डा डेल्टा, डेल्टा इज पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फाइव। अब ये कैसे आया ये एक्सप्रेशन, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। लैम्डा का पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक वेव आपकी कंप्लीट हुई तो इसकी वेवलेंथ आप लैम्डा मानते हैं, और एक वेव का मतलब लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई, मतलब ये आपका पाथ हो गया। अगर मान लीजिए एक यूनिट की बात की जाएगी तो टू पाई, अगर ये यहाँ पर फेज एंगल वन की बात की जाएगी तो आपको पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, लैम्डा अपॉन टू पाई। और अगर यही फाई का फेज डिफरेंस होगा तो यानी कि लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फाई, ये आपको क्या मिल रहा है, पाथ डिफरेंस। मतलब जब लैम्डा था पाथ डिफरेंस तो टू पाई, मतलब जब टू पाई था फेज डिफरेंस तो लैम्डा आपको पाथ डिफरेंस मिल रहा था। तो जब एक यूनिट का फेज डिफरेंस है तो लैम्डा अपॉन टू पाई, ये आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। और अगर यही फेज एंगल आपका फाई का हो गया तो यही चीज़ आपको कितनी मिल जाएगी, लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फाई। अब फाई की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो, तो पाथ डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फाई,
और फाई की जगह पर हमने क्या लिख दिया, फाई की जगह पर हमने लिख दिया लैम्डा अपॉन 2 पाई, और फाई की जगह पर लिख दिया 2n पाई। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस हमारा किसके बराबर आना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर आना चाहिए। तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस जो हमें देखने को मिलेगी उसके लिए पाथ डिफरेंस हमारे पास एन लैम्डा का होना चाहिए, और फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2n पाई का होना चाहिए। यही अगर डिस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो फेज डिफरेंस मतलब -1 होनी चाहिए वैल्यू, और -1 के लिए 2n+1 पाई हमें फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों ही कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पाथ डिफरेंस ये देखने को मिलेगा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, और फाई की जगह पर देखो ये वैल्यू प्लेस की तो हमें ये रिलेशन देखने को मिला। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब a प्लस बी, मतलब इसका जो भी एम्पलीट्यूड आएगा, अगर cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा अपने पास, एम्पलीट्यूड विल बी a प्लस बी आ जाएगा। और i जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होती है, तो i अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है तो i विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यही अगर आप एम्पलीट्यूड मिनिमम की बात करेंगे तो यही वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, a माइनस बी। और अगर ये आपको a माइनस बी मिलेगी तो i मिनिमम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a मिनिमम का स्क्वायर होगा, और a मिनिमम का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी आ गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि फाई आपका कब कितना फाई हो तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, कितना पाथ डिफरेंस हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना फाई होना चाहिए और कितना आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए। तो यहीं पर अब हम इन दोनों का रेशियो अगर निकालने की कोशिश करें तो आई मैक्स जो आया हमारे पास यही आया, आई मिनिमम हमारे पास यही आया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद अगर हम इस a बाई बी का रेशियो बनाने की कोशिश करें मैथमेटिकली, तो दिस a बाई बी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियोज बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो। और यही अगर हमारा एम्पलीट्यूड रेशियो है तो r+1 का होल स्क्वायर अपॉन r-1 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स और आई मिन का मुझे एक रिलेशन मिल गया। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, ए स्क्वायर था, मतलब एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रूट ऑफ डब्लू, वेयर डब्लू इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, मतलब जिस भी स्लिट के थ्रू आपकी ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है इसकी विड्थ कितनी है। स्लिट इज दी स्मॉल ओपनिंग, किसी कार्डबोर्ड में आपने पिन से होल कर दिया, ये 0.1 mm के आसपास की ओपनिंग होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर हमें आई विल बी I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू W1 अपॉन W2, ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहीं पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग्स, और उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको उन्होंने नाम दिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट ही डिड इज, यहाँ पर इन्होंने एक सोर्स को प्लेस किया, और ये जो भी आपकी सोर्स है ये स्लिट्स के थ्रू पास कराया। स्लिट्स मतलब मैंने आपको बताया कार्डबोर्ड से इन्होंने एक स्मॉल ओपनिंग रखी है यहाँ पे। तो जब ये स्मॉल ओपनिंग रखी तो लाइट जाएगी, ट्रेवल करेगी, और ट्रेवल करके कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ फ्रिंजेस बना रही होगी। सपोज मैंने ये मान लिया कि इस पी पॉइंट पर कोई फ्रिंज बन रही है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन लिया वो सेपरेशन इन्होंने डी का लिया, और ये में होता है सेपरेशन, मतलब 1 और 2 का सेपरेशन। ये जो स्लिट का साइज होता है ये आपका 0.1 बहुत ही पतली स्लिट्स होती हैं। स्क्रीन पर हमें फ्रिंजेस ऑप्टेन होंगी, फ्रिंजेस मतलब इस तरीके की डॉट्स हमें ऑप्टेन होंगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरीके की। तो हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस हमने निकालने की कोशिश की। तो यहाँ से SS1 जो है और SS2 जो है, इस कंडीशन में SS1 और SS2 बराबर है। ठीक, अगर ये दोनों बराबर है तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ होगा, S1P यहाँ से यहाँ गया, S2P ये वाली वेव यहाँ से यहाँ गई, तो इन दोनों के बीच में आपको पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा, S2P माइनस S1P, ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर यही वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ पर S2P का होल स्क्वायर जो हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी y प्लस डी बाई टू। यहाँ पर ये जो सेपरेशन डी था ये हमने बिल्कुल एग्जैक्टली मिडवे रखा है, तो हम इस मिड पॉइंट से इसकी पोजीशन निकाल रहे हैं। तो दिस इज y प्लस डी बाई टू, परपेंडिकुलर हो गया, और बेस हमारा क्या है डी स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मैं S1P स्क्वायर को अगर
तो लिखूंगा तो y माइनस डी बाई टू देखने को मिलेगा और ये डी स्क्वायर देखने को मिलेगा। इन दोनों को इन्होंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमें जो रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये रिलेशन हमें 2y के बराबर देखने को मिलेगा। और S2p और S1p ये हमारा हमने 2d के बराबर एज्यूम कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा की जो वैल्यू मिलेगी, डेल्टा विल बी इक्वल टू वाई डी अपॉन डी, ऐसा आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो भी हमारे पास पाथ डिफरेंस आया है, अब हमें पोजीशन निकालनी है कि ये फ्रिंज जो यहाँ पर मिली वो हमें कंस्ट्रक्टिव मिली या डिस्ट्रक्टिव मिली। तो जब हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया कि डेल्टा इज इक्वल टू वाई डी अपॉन डी है, इस पाथ डिफरेंस को हम किसके बराबर रख दें, एन लैम्डा। याद होगा आपको ये हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए होता था केस। तो हमें पोजीशन मिल जाएगी कि कंस्ट्रक्टिव जो भी होगी हमारी, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। और अगर मैं इसी वाई डी अपॉन डी, इसी पाथ डिफरेंस को अगर 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू के बराबर अगर मैं रख दूंगा, जो कि हमारे डिस्ट्रक्टिव के केस में हुआ करती थी, तो यही हमें क्या मिल जाएगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो यही जो हमें पोजीशन मिली ब्राइट फ्रिंज की, तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखी, तो 0 पर मतलब सेंटर जो फ्रिंज होगी, जो बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेंटर बन रही होगी, वो यहाँ पर ब्राइट बन रही होगी। और फिर n1 मतलब लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी, वही रिलेशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। अब फ्रिंज विड्थ निकालने के, डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ क्या होगी और ब्राइट फ्रिंज। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट। तो अगर मैं दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो मुझे विड्थ मिल जाएगी किसकी, डार्क की। तो वही इन्होंने काम किया, वाई एन, एन लैम्डा डी बाई डी में से एन माइनस वन, मतलब इससे जस्ट पहले वाली जो फ्रिंज होगी वो क्या होगी, एन माइनस वन लैम्डा डी बाई डी। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी डार्क फ्रिंज की, वो क्या मिल जाएगी, लैम्डा डी बाई डी। और यहाँ पर भी हमें लैम्डा डी बाई डी मिल रही है। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो भी हमारी फ्रिंजेस हैं स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस के केस में हमें ऑब्टेन होंगी, दोज विल बी इक्वली स्पेस्ड। कैसी होंगी ये, इक्वली स्पेस्ड होंगी, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें पोजीशंस पता चल गई कि हम पोजीशंस कैसे निकाल सकते हैं ब्राइट और डार्क की। ठीक। अब यहीं पर इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, तो सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए जो दोनों वेव्स हमने अज्यूम की थी, एक हमने E1 अज्यूम की थी, एक हमने E2 अज्यूम की थी, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड अगर ए हो जाए, ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी वाली भी अपने पास कितनी हो जाए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाए, तो यहाँ पर आई मैक्स हमें कितना मिल जाएगा, ए प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी हमारी डार्क फ्रिंजेस होंगी उनकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिख रहे होंगे, ए माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, जीरो। जब ये वैल्यू आपके पास जीरो होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर देखो, तो ये आपको जो ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर 4a स्क्वायर मतलब आई मैक्स आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको आई मिन देखने को मिलेगा। और हर एक की इंटेंसिटी कैसी होगी, चाहे वो फर्स्ट फ्रिंज हो, ये हमारी सेंट्रल फ्रिंज, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब ये हमारी दोनों ही जगह पर बन रही होगी। मतलब इस ओ पॉइंट के नीचे भी हमें इस तरीके की फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही होंगी और ऊपर भी ऑब्टेन हो रही होंगी। तो मतलब फर्स्ट फ्रिंज ये भी है और फर्स्ट फ्रिंज ये भी है, सेकंड फ्रिंज ये भी है और सेकंड फ्रिंज ये भी है, थर्ड फ्रिंज ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पर आपको इंटेंसिटी जो मिलेगी वो सबकी इक्वल मिलेगी। तो इस ऐसे इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि जो भी आपकी दो सोर्सेज हैं वो आपकी कोहेरेंट होनी चाहिए। टू इंटरफेयरिंग वेव ट्रेन्स मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। हर एक के बीच में जो आपकी फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए वो लैम्डा डी बाई डी होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगल कलर लाइट। मतलब अगर येलो है तो सिर्फ येलो ही हो, मतलब वाइट कलर की लाइट ना हो, बिकॉज वाइट के पास सारे के सारे कलर्स होते हैं। तो ये सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू वेव मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट। बेटर कॉन्ट्रास्ट के लिए सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट sustained interference. So this is the theory which is required in 12th standard to study interference of light. So this completes your interference of light. In the next video, we'll see diffraction of light. Thank you so much and God bless you all.